वेलकम टू राकेश टिंसन का स्वागत है मित्रों। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था, बहुत सारा चीज़ बताए थे आपको, शायद आपको याद होगा और आपका पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। जब भी पढ़े बैठे तो आप नोट को लेकर बैठे ताकि इसके पिछले वाला जितने भी हम पढ़ा चुके हैं उसको एक बार रिवाइज कर करके पुनः इस वीडियो को देखें ताकि ज़्यादा आपको समझ में आएगा। क्योंकि फिजिक्स साइंस जो होते हैं एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में रिलेटिव होते हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जब भी आप वीडियो को देखें, जब लेक्चर को आप देखें तो सीधे कहते हैं कि आप उसके पिछले वाला जो भी पढ़ें, जो नोट किए कॉपी में, उस नोट को कॉपी को आपकी कीजिए, एक बार पढ़ करके इस वीडियो को देखें। देखिए, इससे पहले हम बहुत सारा चीज़ हम पढ़ा चुके हैं कि प्रकाश से हम शुरू किए थे। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण बताए थे। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु क्या होते हैं, अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, किरण पुंज जिसे अभिसारी अपसारी अभिसारी बताए थे। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बताए थे, पूरा चीज़ हम बता चुके हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताए थे। अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में अंतर पूरा पढ़ा चुके हैं हम। और ये भी हम बता चुके हैं कि कौन से दर्पण में मतलब कि कौन जो प्रतिबिंब की स्थितियाँ जो होते हैं कि हम अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये पूरा चीज़ हम आपको बता दिए थे। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनने वाला वो भी बता दिए थे। और ये भी हम बता चुके हैं कि अवतल उत्तल दर्पण का उपयोग भी बता चुके हैं कि उपयोग कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ उसका उपयोग होता है। और उसके पहले वाला वीडियो में हमको समतल दर्पण की पूरा जानकारी बताए थे, समतल दर्पण गुण बताए थे, विशेषता बताए थे, उपयोग बताए थे। आप लोग अच्छा से आपको पूरा चीज़ याद हो गया होगा। इसीलिए आपको कहते हैं कि पूरा चीज़ जब भी वीडियो को देखने के लिए, जब भी वीडियो देखने बैठते हैं तो आप की कीजिए, सीधे हम बोलते हैं कि पिछले वाला पीरियड पढ़ लीजिए, पहले आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। हम गारंटी लेते हैं आपको। आज हम जो सिद्ध करेंगे, दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे। आपको पता होगा दर्पण सूत्र कहाँ से आता है और कैसे होते हैं, ये सब सिद्ध करेंगे। दर्पण सूत्र में जो फॉर्मूला होते हैं आपको पता होगा कि 1/f बराबर जो होता है 1/v और प्लस 1/u कहाँ से आया है, हम यही आज सिद्ध करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा सावधानी पूर्वक और समझने का प्रयास करना है और देखना है, रटना बिल्कुल नहीं है। हम एक ही चीज़ बोलते हैं, साइंस बहुत इजी चीज़ होता है, बस उसको समझ में आना चाहिए। साइंस रटने का चीज़ नहीं हुआ। जब इस वीडियो को देखिएगा जब, तो आपकी करना, आपको एकदम पूरा यानी पांचों इंद्रियों को पकड़ के रखना है और देखना है कि कैसे कैसे हम कर रहे हैं। और जब भी वीडियो ख़त्म हो जाए, पूरा हम पढ़ा देंगे, तो घर में कम से कम इसको 5-6 बार लिखो, तब तक लिखते रहो जब तक याद नहीं हो जाए। इसीलिए इम्पोर्टेंट ये चीज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं दर्पण सूचित करने के लिए, और प्रतिबिंब की स्थिति भी देखते हैं। जैसे देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये अवतल दर्पण है, आपको पता होना चाहिए। और ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में आपको पता है कि बाहर संगा होता है जिसका परावर्तक सदा धंसा रहता है। और ये मेन क्या है, द्वारक है। दर्पण का क्या है, द्वारक। द्वारक किसे कहते हैं तो आपको हम बता दिए थे कि द्वारक जो होता है दर्पण के चौड़े भाग यानी लंबाई को, यानी जितना दर्पण चौड़ा या लंबा रहता है उसे हम द्वारक कहते हैं। ये मैंने यहाँ क्या है, ये मैंने एक द्वारक होता है। और ये एक प्रधान अक्ष खींचते हैं। देखिए, प्रधान अक्ष खींचते हैं और दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसके पहले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। और ये आपका फोकस हो गया और ये आपका वक्ता केंद्र सी हो गया। तो आप ध्यान से देखना है। और ये चीज़ देखिए, ये ध्रुव है, ये फोकस है कि नहीं। अब वस्तु को हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, वस्तु को जो हम रखेंगे वो हम रखेंगे देखिए सी और एफ के बीच। अगर हम सी और एफ के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये सी या कहीं भी रखिए, आप कहीं भी रखिएगा ना। देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है होगा कि हम मतलब कि अनंत पर रखें, कहीं भी आप रखिएगा तो दर्पण सूत्र उतना ही आएगा। और अगर आपको दिक्कत होगा तो हम 2-2, 3-3 स्थितियाँ लेकर भी हम सिद्ध कर सकते हैं इसको। तो ये एक नहीं कि सर जहाँ रखें वहीं पर ये इसे सिद्ध हो सकता है, ये तो रट्टूमल हो गया। आप जहाँ भी, जैसे एफ पर भी रख सकते हैं तो उसका भी फोकस पर निकल सकते, उसका भी दर्पण सूत्र कर सकते हैं। एफ सी के बीच रखेंगे तभी बनेगा। और यहाँ भी रखेंगे ना पी और एफ के बीच में, तभी प्रतिबिंब दर्पण सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जहाँ रखेंगे वहीं पर ही हो जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप देखिए कि हम यहाँ पर एक वस्तु को रखते हैं अनंत, इधर तो अनंत होता है, तो अनंत और वक्ता केंद्र के बीच हम वस्तु को रखते हैं अनंत का। तो ये आपका ए और ये आपका हो गया बी, एक वस्तु को लेता है। तो आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए बताए थे कि प्रतिबिंब जब बनता है तो आपको हम बताए थे एक तो मुख्य के समांतर जगह किरणें हैं, और परावर्तन के बाद, देखिए परावर्तन के बाद क्या होगा ये कि फोकस से गुजरता है। आपको पता होगा फोकस गुजरता है। तो ये बात को हम तो बिल्कुल समझना है। तो इतना हो गया। और दूसरा का किरण अभिलंब से जाएगा, तो अभिलंब से जाएगा दूसरा का किरणें समझ में जाए। तो अभिलंब कहाँ है हुआ, तो देखिए अभिलंब आपका ये है सी है।
अब सी देखिए ध्यान से, ये आपका सी है। तो वस्तु को अगर आप रखते हैं, देखिए वस्तु को अगर हम रख रहे हैं, देखिए तो वस्तु को हम रखें तो यहाँ पर अभिलंब पर जो किरणें आपतित होते हैं वो परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाते हैं। आपको पता हुआ ये बात, ये पूरी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए प्रतिबिंब देखो बना, दोनों किरणें कहाँ कटा, तो यहाँ पर कटा, तो ये कटान बिंदु हुआ और ये मुख खच के नीचे बना। देखिए मुख खच है ना बी से, तो ये मुख खच के जब नीचे बनता है तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और ऊपर बनता है तो सीधा। ये अगर मुख खच ये है तो नीचे प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा, ऊपर बनेगा तो सीधा। तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना है। और ये भी है तो बी डैश ए लिख देते हैं, इसका नाम देते हैं जो प्रतिबिंब बना। देखिए अब उसमें जो सिद्ध करना है उसको चित्र के बारे में लिखना पड़ेगा होगा। अगर आप सिद्ध कर देते हैं दर्पण सूत्र में, अगर आप उसके बारे में बतेबे नहीं करेंगे, ध्रुव क्या है, फोकस क्या है, वक्ता केंद्र क्या है, वस्तु कहाँ रखते हैं, स्थिति आपको पता नहीं है, तो कैसे आप मतलब कि उसको बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको लिखना भी पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखते हैं, ध्यान से देखना वीडियो को। देखो यहाँ पर देखिए, जो वस्तु को जो अगर हम मान लेंगे कि माना कि MN एक अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है मान लेंगे, जिसका ध्रुव फोकस F हो गया है कि नहीं। जैसे देखिए माना कि यहाँ लिख लेते हैं हुआ, माना कि MN एक अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है। आप ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण है लिख देंगे, जिसका वक्रता केंद्र C तथा वक्रता केंद्र C ध्रुव P फोकस F है। ये भी कोई वस्तु है, देखिए सुनिए ध्यान से। जैसे देखिए MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। और ए भी क्या है, कोई वस्तु, ए भी एक वस्तु है, ए भी क्या है, एक वस्तु है। तो ए भी एक वस्तु है जो अनंत, या ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको लैंग्वेज बचाना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ए भी एक वस्तु है जो जिसका वास्तविक प्रतिबिंब C तथा F के बीच बनता है। इतना आपको पता होना चाहिए। ये तो हम लिख दिए। यहाँ देखिए वस्तु दूरी क्या है, तो बोले सर वस्तु दूरी जो यहाँ पर जो दिया गया है, वस्तु दूरी वो आपको दिया गया U। वस्तु दूरी को क्या लिखते हैं, तो वस्तु दूरी को अगर आप लिखिएगा तो वस्तु दूरी आपका U हो गया, ये वाला, ठीक, ये वस्तु दूरी हो गया। तो वस्तु दूरी को लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिख सकते हैं, वस्तु दूरी हो गया BP, क्या हो गया, BP को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं BP को, तो ये BP वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी U लिखते हैं। और ये हमेशा ऋणात्मक होता है क्योंकि वस्तु के बाईं ओर रहेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए जिसका प्रतिबिंब दूरी देखेंगे, तो प्रतिबिंब की दूरी जो होगा यहाँ पर ये भी बाईं ओर ही बना हुआ है। तो दर्पण की देखिए आपको बताए थे कि दर्पण वाला ही हिस्सा होता है, तो इसके जितना भी दूरियाँ होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं और उधर वाला धनात्मक होते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो प्रतिबिंब दूरी लेंगे, यानी कि प्रतिबिंब दूरी ये लिख सकते हैं V'P। देखिए V'P प्रतिबिंब बना, यानी ध्रुव से, कोई भी दूरियां ध्रुव से ही मापी जाती है। तो ये बात को समझिए, यानी ध्रुव से, यानी वस्तु दूरी में पाएगा, कोई भी दूरियां ध्रुव से ही मापा, जैसे जमीन नापाता ना पोल से, तो उसी प्रकार से यहाँ भी नापाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा चीज़ को। तो प्रतिबिंब जो दूरी होगा यहाँ पर, प्रतिबिंब दूरी वो आपका होगा B'P हो गया, B'P, यानी कि B'P हो गया। तो याद रखिएगा B' यानी कि V होगा, माइनस में भी होगा, ये आपको समझ में आएगा। फोकस कितना होगा, तो फोकस आपको पता है, फोकस यानी फोकस दूरी यहाँ पर दिया गया, फोकस दूरी PF है, क्या है, PF को हम लिख सकते हैं, फोकस रख सकते हैं। और ये भी माइनस में होगा क्योंकि दर्पण के ये आगे है। तो ये बात को समझना है।
उसके बाद जो देखिए जो हम समझा रहे हैं वो आपको, ये वाला जी देखो, ये वाला। अब यहाँ देखो जो मेन स्थिति होता है, ये वक्रता केंद्र आपको पता होगा कि वक्रता केंद्र यहाँ पीसी है। वक्रता केंद्र क्या है? पीसी है। तो वक्रता केंद्र पीसी है। क्या है? पीसी है। और पीसी को आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ तक तो एफ हो गया, ठीक, यहाँ तक तो एफ हो गया। लेकिन ये आपको पता है वक्रता केंद्र जो फोकस के जो होते हैं, वक्रता केंद्र फोकस के दुगना होता है, यानी 2f हो जाएगा ये, है कि ना। तो ये बात को समझिएगा। अब हम जो सिद्ध करेंगे वो ध्यान से देखिएगा हुआ। अब हम चलते हैं, देखिए जो ध्यान से देखना है कि आप लोग समरूप पढ़े होंगे, इसके पहले जो जब मैथ का जो हमारे चैनल पर इसमें मैथ भी पढ़ाया जाता है, तो मैथ में आप त्रिभुज को आप देख सकते हैं। अभी त्रिभुज पढ़ाई नहीं हो रहा आपको, जब त्रिभुज अभी तब तक आप नोमा पढ़े होंगे, सर्वांगसम किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा उसी रिलेटिव समरूप भी होता है, उस समरूप के जरिए हम इसको सिद्ध करेंगे। देखो पहला वो चलना है ये वाला त्रिभुज, देखिए गौर से, ये त्रिभुज जो देख रहे हैं, ये वाला त्रिभुज है, छोटा वाला त्रिभुज ये देख रहे हैं, ये वाला त्रिभुज, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को देखना है, यानी ए बी सी को देखना है, ए बी सी को, यानी त्रिभुज को आप देखिएगा, त्रिभुज यानी ए बी सी, देखिए ध्यान से, तथा अब छोटा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, तो ए डैश त्रिभुज देखिएगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये हो गया। ये दोनों त्रिभुज में देखिएगा तो इस वर्टिकल अपोजिट एंगल यहाँ बन रहा है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि जब दो रेखाएं काटती है, देखिए जब दो रेखाएं काटती है तो इसके आमने सामने कोण बराबर होते हैं, यानी शीर्ष सट्टे कोण बराबर होते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको देखिए गौर से, ये वाला कट रहा है और ये कट रहा, तो ये दोनों कोण जो है आपस में बराबर होगा। तो हम ये कोण के बारे में लिखते हैं ए सी बी, या बी सी, ये लिख सकते हैं, ये ए सी बी, अब बराबर लिख सकते हैं, देखिए इसका कोण में ए डैश सी, या कोण ए डैश सी बी डैश, इसे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से लिख सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण से। अब इसमें जो आपको पता लगाना है, अब देखिए 90 डिग्री भी है और 90 डिग्री ये भी है, छोटका देखिए, दोनों में देखिए 90 डिग्री है, यानी बोल सकते हैं कि कोण ए, ये बोला ए बी सी, तो कोण ए बी सी बराबर ए डैश बी डैश सी, कोण ए डैश बी डैश सी बराबर 90 डिग्री आपका। देखिए किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं, ये आपको पता होगा। और दूसरी जो बात वो आपको बता रहे हैं, देखिए दो त्रिभुज समरूप होने के लिए आपको जब समरूप त्रिभुज हो जाते हैं तो उसके संगत कोण के संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, दो कोण बराबर होते हैं, तीसरा से बराबर हो जाते हैं, और ये ए समरूपता, यानी कोण से ये समरूप हो जाते हैं। तो ये त्रिभुज दोनों समरूप हो गया, यानी कि ए बी सी, ए डैश बी डैश सी दोनों बराबर हो गया, यानी समरूप हो गया। त्रिभुज ए बी सी समरूप, देखिए समरूप, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया। और समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं, डबल, इधर दो कोण से हुआ, देखिए दो कोण से बराबर हो गया, इसीलिए डबल लिखे। और समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, देखिए, तो यानी कि ए बी जो होगा, ए बी डैश बी डैश के बराबर, यानी ए बी बटे में ए डैश बी डैश भी लिख सकते हैं। और ये देखिए, अब ये भी हटा करके, ये हटा कर अब ये बी सी लेते हैं, देखो बी सी, तो बी सी बटे में हो जाएगा बी डैश सी हो जाएगा। पहले समझिए हम क्या है, जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो ए बी जो होगा बटे में वो ए डैश बी डैश के बराबर होगा, और ये बी सी जो होगा वो बी डैश सी के बटे में होगा, यानी समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा बढ़िया सा। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझिए बात को, इसको हम क्या मानेंगे, देखो ध्यान से, इसको हम मान लेते समीकरण 1 लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अन्य तो इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि ये जो कोण, ये वाला ए बी जो होगा वो होगा आपका, देखिए ए बी जो होगा, इसमें ए बी जो होगा ये, इसमें एम लेते हैं, एम तो नहीं है, आर लेते हैं, आर क्यू आर, तो आप ले सकते हैं आर क्यू ले सकते हैं कि ना। यहाँ 90 लेते हैं, लगभग वक्र है थोड़ा सा, लगभग ये दोनों बराबर में ही माना जाता है, लगभग में
तो इसको समीकरण हम 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। समीकरण 1 या आपको यहाँ पर थोड़ा चेंज करना है। तो ए बी जो बराबर होगा ना वो क्यू आर के बराबर होगा, क्योंकि ये आयताकार ये बन रहा है। तो ए बी जो होगा वो क्यू आर के बराबर होगा, यानी कि बोल सकते हैं कि ए बी जो बराबर होगा वो क्यू आर के बराबर होगा। तो क्यू आर के बराबर लिख सकते हैं ए डैश बी डैश, और ये हो गया बी सी बटे में बी डैश सी। समीकरण हो गया आपका 1 हो गया। ये चीज़ को समझिए, इतना तो आपको समझ में आ गया हो बढ़िया सा। पुनः चलते हैं ये त्रिभुज में, ये त्रिभुज में चलिए और ये त्रिभुज में चलिए, ये दोनों त्रिभुज में चलते हैं। तो आप देखिए दोनों त्रिभुज में हम चलेंगे तो आपको पता हुआ है। यहाँ एक चीज़ और भी कर सकते थे, देखिए थोड़ा समझिए बात को। हम चलेंगे ये त्रिभुज यानी कि ए डैश बी डैश एफ में और पढ़ेंगे आर क्यू बी एफ डैश में। तो यहाँ देखिए हम चलेंगे, देखिए गौर से। तो यहाँ देखिए त्रिभुज में हम त्रिभुज चलते हैं आर क्यू एफ में, आर क्यू एफ तथा त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ये बना, ये त्रिभुज हो गया और ये त्रिभुज बना इससे सटा हुआ ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश एफ में, इतना लेके चलेंगे। आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद जो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो ये दोनों को समरूप करेंगे। समरूप करने के लिए हमको कोण के बराबर करने की आवश्यकता पड़ता है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, देखिए 90 डिग्री हो गया। और ये शीर्षाभिमुख कोण से देखिए दोनों बराबर हो गया। आमने सामने जो देखिए जब दो रेखाएं काटती है तो जो कोण दोनों के बराबर होते हैं। तो ये क्या होगा कि देखिए त्रिभुज जो होगा, देखो ध्यान से, ये वाला जो देखिए ये वाला, ये तो हम दोनों त्रिभुज में देखते हैं। तो हम बोलेंगे सर ये आर, देखिए ध्यान से, ये कोण मा यानी कि आर क्यू एफ, कोण आर एफ क्यू अब बराबर ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश, ये शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये 90 डिग्री है कि नहीं, ए डैश ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री, तो ए डैश बी डैश एफ, या इसमें आर क्यू एफ लिख सकते हैं, आर क्यू एफ हो गया बराबर में आर एफ क्यू, सॉरी ए डैश बी डैश एफ, कौन ए डैश बी डैश एफ बराबर 90 डिग्री। अब 90 डिग्री किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया। देखिए दोनों त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज देखिएगा तो ये कोण दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया, तो दो कोण बराबर हो गया, तो इस समरूप त्रिभुज हो जाएगा ये। तो त्रिभुज जो होगा, त्रिभुज हो गया आर क्यू एफ, समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में हो गया। ये आपका हो गया। ये समीकरण आपका हो गया कितना, देखिए ये तो आपको समझ में आ गया बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। समरूप त्रिभुज डबल ए है, सो भाई क्या हो गया, डबल ए से, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ चीज़ देखिए, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो ही गया। अब आपको पता होगा कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। तो यानी बोले सर कि क्यू आर जो होगा या आर क्यू एक ही चीज़ है, आर क्यू जो है ए डैश बी डैश के बराबर होगा, और जो क्यू एफ जो होगा वो बी डैश एफ के बराबर होगा। बोले सर क्यू आर कहाँ है, तो ठीक है सर क्यू आर तो समझ में आ गया, ए डैश बी डैश समझ में आ गया। क्यू एफ कहाँ है, तो बोले सर क्यू एफ, देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको काम करना है कि क्यू एफ देखो ये यहाँ पर है, ये क्यू है आपका, और इतनी दूरी लगभग हम पी क्यू के निकट है। जो पी जो है ना, क्यू जो है पी के निकट है, क्या है, निकट है, आपको लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसीलिए पी बराबर क्यू, यानी कि हम लिख लेंगे कि यहाँ लिखे क्यू जो लिखे ना पी आर लिख लेंगे, पी आर, सॉरी क्यू आर यहाँ रहने दीजिए, क्यू आर बटे में ए डैश बी डैश। यहाँ पे हम लिख देंगे कि देखो यहाँ पे लिख देंगे कि पी एफ अब बटे में बी डैश एफ। समीकरण कितना हो गया, कितना हो गया, 2। तो 1 तथा 2 चलिए, 1 तथा 2 से हम चलेंगे। तो 2 में चलेगा, 1 तथा 2 चलेगा तो आपको कुछ पता चल जाएगा कि 1 2 में देखिए दोनों में किएगा। ये वाला देखिए, ये वाला और ये वाला देखिए, तो ये दोनों में देखिए की नज़र आता है। तो बोले सर क्यू आर ए डैश भी बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होगा, ये दोनों भी बराबर होगा इसके। तो हम देखिए ये दोनों बराबर है कि नहीं, तो ये दोनों नहीं लेना है, ये दोनों लेना है। यानी बोल सकते हैं बी सी बटे में बी डैश सी बराबर में जो होगा पी एफ बटे में बी डैश एफ हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा पुनः लिखते हैं,
पुनः देखिए उसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं कि बी डैश सी बटे में बी सी बटे में बी डैश सी है और बटे में पी एफ बटे में बी डैश एफ। और हम आपको एक चीज़ बताए हैं कि कोई भी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तो ध्रुव से मापने के लिए देखिए ध्रुव से मापी जाती है, इसीलिए हम सभी दूरियां को ध्रुव से ही मेंटेन हम करेंगे। बोलिए सर बी सी कहाँ है, खोजिए बी सी। देखिए बी सी क्या है, तो बी सी यहाँ पर ही देखिए, ये है बी सी, ये आपका बी सी है। देखिए ये वाला बी सी, यहाँ तक बी सी, ये बी सी है। तो ये बी सी को देखिए बी और सी नज़र आ रहा होगा आपको। अभी दूरियाँ लिखना है तो हमको ध्रुव से लेना है। तो ध्रुव में से यहाँ से लेकर के पूरा में से यानी बी डैश एफ में से, यानी देखिएगा ध्यान से, बी पी, बी पी है ना, बी पी में अगर हम सी पी घटा देंगे, देखिए बी पी है, अब बी पी में से अगर हम सी पी को घटा देंगे तो बी सी नहीं चलाएगा, आराम से चलेगा। यानी कि बी पी में से, देखिए गौर से, बी पी में से सी पी या पी सी घटा दे सकते हैं, सी पी घटा देंगे सी पी, तो बोलिएगा सर, तो देखिए ध्यान देखिएगा, बीपी में से हमको बी डैश सी चाहिए, बी सी चाहिए। तो बी सी निकालने के लिए एक तरीका ये है कि बीपी में से यानी बी पी इतना नहीं से इतना यानी पी सी घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा, बी डैश सी आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। और बी डैश सी देखिए, बी डैश सी, तो बी डैश सी क्या नहीं है, तो यहाँ बोलिए सर ये वाला है, ये बी डैश सी यहाँ पर है, बी डैश सी है, देखो बी डैश सी यहाँ पर है। तो इसको कैसे पता लगाइएगा, तो बोलिएगा सर बी डैश सी निकालना है तो पूरा पी सी में से ना बी डैश पी घटा लीजिए। यानी बोल सकते हैं ना सर कि पी सी सी पी में से, सी पी में से अगर हम बी डैश पी निकाल लेते हैं, बी डैश पी हो गया। और पी एफ तो फोकस है वे है, देखिए पी एफ ये ध्रुवीय से है। और बी डैश एफ, तो बी डैश एफ कहाँ थी, ये देखिए बी डैश एफ। इसको कैसे लगाइएगा, तो बोलिए सर इतना में ना ये हमको लाना है, तो हमको ये लाना है इतना, यानी बी डैश पी में से न हम पी एफ को घटा देंगे। देखिए गौर से, हमको ये वाला चाहिए बी डैश एफ, तो बी डैश एफ निकाल, बी डैश एफ ही वाला, तो पूरा बी डैश एफ में से हम पी एफ घटा देंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है, ध्यान से देखना, वो आपको समझ में आएगा 100% है। इसको घर में जा कर के 20-25 बार लिखना, और ये परीक्षा बहुत बार पूछा गया है। और ज़रूर से ज़्यादा इसको आप रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो याद हो जाएगा आपको। आपके पास 6 महीना बचा हुआ है 2024 का जो परीक्षा जो दीजिएगा, तो थोड़ा सी ध्यान से देखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इस बार आ भी सकता है, आवे या ना आवे, लेकिन सीखना ज़रूरी है। क्या हो सकता है, आ भी सकता है, तो पूरा चीज़ हम पढ़ ही लेते हैं, एक चीज़ भी हम नहीं छोड़ेंगे, वो वीडियो पूरा आते रहेगा और ध्यान से देखते रहना इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए बीपी, तो बीपी क्या है, देखिए बोलिए सर बीपी, ये देखिए बीपी, ये बीपी वस्तु दूरी है, देखिए बीपी है ना, तो वस्तु दूरी क्या लिखते हैं यू, और ये पूरे दूरी ऋणात्मक है, इसलिए माइनस यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे माइनस यू। देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं बीपी दूरी है कि ना, तो यहाँ देखिए गौर देखिए, तो यहाँ पर लिखा है बीपी माइनस में, और सी पी 2F, देखो माइनस में 2F हुआ, माइनस में 2F क्योंकि फोकस दूरी ये है, तो पी सी अब माइनस 2F हो गया ये वाला। और ये हो गया बी डैश पी खोजिए, बी डैश पी, तो बी डैश पी कहाँ है भाई, बी डैश पी, तो बी डैश पी ये देखिए प्रतिबिंब दूरी यहाँ से भी है, ये भी है, तो ये हो गया माइनस भी, क्या हो जाएगा माइनस भी हो गया, ये हो गया माइनस, ये फोकस हो गया ये आपका। और बी डैश पी अभी तुरंत बताए माइनस भी होगा, और ये माइनस एफ। अब देखिए ध्यान से इसको देखिएगा, माइनस यू जो हुआ, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस 2F नहीं हो जाएगा, और माइनस देखिए 2F और माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, ठीक, ये हो गया आपका। और यहाँ देखिए माइनस एफ जो होगा, माइनस भी प्लस एफ जो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इसको तिरछा गुना या कैंची गुना कर सकते हैं, तो माइनस यू देखिएगा और से होगा माइनस यू 2F को हम गुना करेंगे, तिरछा गुना करना है, तो माइनस भी प्लस एफ से गुना करेंगे, और माइनस एफ से हम गुना करेंगे माइनस 2F और प्लस भी से गुना करेंगे, तो गुना करिएगा तो यू भी हो जाएगा प्लस में, माइनस यू एफ हो जाएगा, और यहाँ पर आप कीजिएगा तो माइनस 2F हो जाएगा, माइनस, देखिए ध्यान से देखना हुआ और समझ के, है कि ना, ये 2F है
और हम गुना कर रहे हैं 2f से, तो 2f भी हो जाएगा, है ना। तो -2vf और इससे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा प्लस में 2f स्क्वायर। और यहाँ देखो प्लस में 2f स्क्वायर हो गया और -vf हो गया, ये दोनों कट गया, देखिए दोनों प्लस में है। अब इसको क्या करना है कि ये वाला जो देखिए जो बच रहा है, देखो ये vf, तो vf को उधर भेज देते हैं, तो uv और -uf अब बराबर माइनस, यहाँ देखो -vf है और ये -vf उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2v हो गया, f हो गया। तो बताइए u जो v होगा माइनस u जो f होगा, तो बोलिए सर ये होगा vf, क्या हो जाएगा vf हो जाएगा। दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, u vf से भाग दे देंगे, दोनों तरफ u vf से भाग देने पर तो भाग देने पर देंगे, तो u v बटे में u vf माइनस u f बटे में u vf और बराबर में vf हो गया बटे में u vf, ये हो गया। तो इसको देखना है बढ़िया से, देखो u v भी कट जाएगा, देखो u v कट गया और u f भी कट जाएगा, ये दोनों कट गया, v f भी कट गया। तो बचा यहाँ पर 1/f बचा, माइनस में 1/v बचा और यहाँ पर 1/u बचा। तो ये वाला क्या करना है, देखिए ये वाला माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/f जो होगा वो 1 माइनस होगा तो जाएगा प्लस होगा और 1/u है और उन्हें जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 1/v हो जाएगा। तो ये पूरा हम सिद्ध कर चुके हैं कि ये आपका हो गया। यही होता है दर्पण सूत्र, ये दर्पण सूत्र सत्यापित हो गया, इसे बोलते हैं दर्पण सूत्र बोला जाता है। इसका HW हम देते हैं हुआ, आपको होमवर्क में कम से कम इस वीडियो को एक बार देख के कॉपी में उतार करके कम से कम 10 से 12 बार लिखो, ये मिनिमम बोल रहे हैं हम, 20-25 बार इसको लिखो। शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो ले लो और इसको क्या करना, प्रैक्टिस खूब करो, बहुत प्रैक्टिस, 5-10 बार लिखो, जितना आप लिखिएगा उतना प्रैक्टिस होगा आपको। और देखिए दुनिया में कोई भी काम नहीं बिना प्रैक्टिस के वो काम असंभव है। आप जितने भी महान लोग होते हैं, आप जितने भी साइंटिस्ट देखते हैं, वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत रिवाइज करते हैं। इसलिए प्रैक्टिस से ही कोई भी काम आसान हो सकता है। दुनिया का कोई भी काम अगर आपको नहीं आता है ना, तो उस काम को बार बार करो। अगर ये काम आपको नहीं आ रहा है बराबर, मतलब दर्पण सूत्र आपको सिद्ध करना है, इसको बहुत बार लिखो, इतना बार लिखो ना कि आपको एकदम रूप में भी आना चाहिए। जब आप सोते हैं ना तब भी आपको सपना आना चाहिए कि ये होता है। इसको सप्ताह में रिविजन करो, प्रैक्टिस करो, अपना को झोंको। अगर एक बार आप पढ़ लिया हुआ, अगर एक बार मेहनत कर लिया ना, तो हम गारंटी देते हैं ना कि आपका रिजल्ट जब होगा ना, तो आपके पिताजी ने छाती गले में चलेगा ना, तो छाती एकदम चौला करके चलेगा, कहेंगे हम शेर पैदा किए हैं। और जब भी देखिए कोई भी होता है ना, कुल अपना आजकल के युवा मतलब कि जो भी गार्जियन होते हैं अपने बच्चे खूब तारीफ़ करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका मोहल्ला में नंबर कम आ जाए और आपके पिताजी के थोड़ा सा कोई आपको दूसरा जो विद्यार्थी पढ़ रहा हो उसका मान लीजिए उनके वो नंबर ज़्यादा लिया, तो उनके पिताजी बोल रहे हैं आपके पिताजी से ऐसा बात कि मेरा बेटा तो इतना नंबर लाया, आपका बेटवा कितना लाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। पिताजी अगर बोले कि आपके बेटवा ज़्यादा नंबर ले लो, बेटवा प्रैक्टिस तुम इतना करो, अपना को झोंको इसमें। अगर जिस दिन इस काम करने लगा ना, वो गारंटी देते हैं कि बिहार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, टॉप में सिलेक्शन होगा। 80% पर नहीं जाओ, 90% में जाओ, एकदम सीधा सोचो कि हम टॉप ला सकते हैं। इतना बार प्रैक्टिस करो इसलिए। और आपको हम बोले थे वीडियो के अंत में आपको हम नंबर देंगे, जिससे आप मैसेज करके आप मेरे से PDF ले सकते हैं। PDF आपको फ्री मिलेगा जितना भी, ठीक है। तो नंबर हम लिख देते हैं, हुआ यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा देखना। इसका जो नंबर होगा मेरा 8539844451, यही नंबर है मेरा। और इससे आप PDF निःशुल्क में ले सकते हैं, PDF फ्री में ले सकते हैं। ये बहुत आसान शब्दों में हम बनाए हैं इस PDF को, और आप ग्रहण कर सकते हैं। देखिए PDF से बढ़िया आपको रहेगा कि आप जितना भी क्लास में करते हैं वो वीडियो को देखें। PDF लेने से कुछ होने वाला नहीं है, ले सकते हैं आप, नोट बनाने में सुविधा होगा। लेकिन ये आपको हम बता देते हैं
कि इसको रिवाइज बहुत करना, इतना रिवाइज करना कि प्रैक्टिस खूब करना, इसको बहुत प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने से क्या होगा ना, आओ आत्म परीक्षा लो, कोई भी काम करने से पहले अपने आप को परीक्षा लो। परीक्षा कैसे लेंगे, तो इसको 2-4 बार लिखेंगे, अपने देख देख के लिखेंगे या कैसे सीखेंगे। उसके बाद वह सीखने के बाद अपने से बनाने का प्रयास करो, और जब अपने से बनाने पूरा एकदम बना लिए बढ़िया से, समझिएगा आप परीक्षा में आप सफल हो गए। कोई भी काम, परमाणु बम हो या कोई मिसाइल बना है या कोई भी काम करते हैं ना हुआ, तो पहले सेल्फ परीक्षण लिया जाता है, यानी खुद का टेस्ट लिया जाता है, सेल्फ टेस्ट लिया जाता है। और जो व्यक्ति सेल्फ टेस्ट को लेता है ना, वो आदमी ज़रूर कामयाबी हासिल कर सकता है। इसीलिए खूब प्रैक्टिस करो, जान जिद लगा दो, है कि नहीं। एक के बार तो जन्म लिए हैं, और हम तो एक ही चीज़ बोलेंगे ना, इतना मेहनत करो, इतना कि आपकी सफलता शोर मचा दें। तो प्रैक्टिस करना है, और होमवर्क आपको दे दिए 10-12 बार तब। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे कि 5 बार में याद होता है, तो 2 बार में याद होगा, तो उस विद्यार्थी के लिए हम बोलेंगे 2-3 बार उसको 4 बार लिखना। लेकिन जो विद्यार्थी को, ऐसे भी कुछ विद्यार्थी जिसको याद नहीं होता, तब तक लिखो जब तक याद नहीं हो जाए। हम क्यों बोलें कि दुनिया का काम आसान हो सकता है, लेकिन उस काम को बार बार कीजिए। अगर आप साइकिल चलाते हैं तो क्या आपको लगता है कि एक ही बार में सीख जाते हैं? नहीं, आप साइकिल जब चलाते हैं ना, तो बार बार देखते हैं, जन्ने जिसका साइकिल मिल जाए, भैया मिल जाए, चचा मिल जाए, इन्होंने गए तुरंत साइकिल लेकर चलाने से, चाहे गिर जाए चाहे बजर जाए, लेकिन छोड़ता नहीं साइकिल चलाने के लिए। बहुत बार गिरता है, प्रैक्टिस करता है। लेकिन वो विद्यार्थी या कोई बच्चा अगर साइकिल वो सीख रहा है, तो सोचिए कि अगर गिरने से वो छोड़ दे साइकिल चलाना, तो कभी सीखेगा साइकिल नहीं। तो प्रैक्टिस होगा तो गलती होगा, जब बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो गलती होगा, गलतियों से ही तो सीखा, पता चलता है कि आप सीख रहे हैं। और जो व्यक्ति गलती नहीं कर रहा, तो उसको कैसे पता चला वो सीख रहा है? तो इसीलिए कहते हैं कि साइकिल की तरह होता है, जब एक बार साइकिल सीख लेते हैं तो छूटे हाथ भी चलाते हैं, है कि नहीं। आज इसीलिए होता है, एक बार दिमाग को सेट कर देते हैं। और जब यही बात होता है कि बार बार काम किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, गिरे हैं, बज रहे हैं, उसी प्रकार से पढ़ाई होता है। बार बार प्रैक्टिस किए, सप्ताह में इसको प्रैक्टिस से याद हो जाना चाहिए आपको। कखनों भी बोले ना, तो चोट के बजाय बोलेगा हम तुरंत हम सिद्ध कर देंगे, कोई भी दोस्त आपको हो। तो हमें शुरुआत ठीक है, तो बाय। और इस वीडियो को शेयर से ज़्यादा शेयर करें, और पूरा इंडिया में वीडियो फैल जाना चाहिए। और यही बोलते हुए कि आपका एक शेयर ने हमको मोटिवेशन मिलेगा। और थोड़ा सा ये काम कीजिए, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद, आपको हम